साथियों, क्या कभी आपने युval नोआ हरारी का नाम सुना है? शायद बहुत से लोगों ने नहीं सुना होगा। चलिए मैं बता देता हूँ। युval नोआ हरारी इजराइल की हिब्रू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और उन्हें इस दुनिया का बेस्ट टीचर माना जाता है और वो टीचर्स कम्युनिटी में काफी पॉपुलर भी हैं। इतने पॉपुलर कि दुनिया की दिग्गज हस्तियां उनका इंटरव्यू लेने के लिए बेचैन रहती हैं और पीछे टीचर्स डे पर मार्क जकरबर्ग, जो कि फेसबुक के फाउंडर है, उन्होंने उनका इंटरव्यू लिया था। युval नोआ हरारी द्वारा जो किताबें लिखी गई है उनकी लगभग 2 करोड़ कॉपीज बिक चुकी हैं और इसके अलावा वो अलग अलग जगह पे जो भी एजुकेशनल कन्वेंशन होते हैं उनमें उन्हें बुलाया जाता है। उन्होंने क्या कहा है कि अगले 5 साल में टेक्नोलॉजी दुनिया को हैक कर लेगी और कोई भी जॉब 5 साल से ज्यादा नहीं चलेगी। और ये बिल्कुल सच भी है दोस्तों, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि कोरोना के बाद दुनिया कितनी तेजी से बदली है और जो सोशल मीडिया है या इंटरनेट है या जो ऑनलाइन सिस्टम है वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। इसके साथ साथ उनका एक और आर्टिकल आया था जिसमें उन्होंने बताया था कि कोरोना वायरस के बाद की दुनिया कैसी होगी और उन्होंने उस टाइम पे जो चीजें कही, कोरोना के बाद वो चीजें इस दुनिया में सच में ही घटित होने लगी। उनका क्या कहना था कि कोरोना के बाद एक ऐसी वर्चुअल दुनिया बनेगी कि आप लोग सोच भी नहीं सकते कि चीजें किस हद तक बदल जाएंगी और वो अब बदल भी रही है। मतलब उनका ये कहना था कि लोग आटे के बगैर जिंदा रह सकेंगे लेकिन डेटा के बगैर जिंदा नहीं रह पाएंगे। और कहते हैं ना कि जब भी कोई किसी भी फील्ड की हम बात करते हैं तो उस फील्ड के जो दिग्गज लोग होते हैं हम उनकी जरूर सुनते हैं और इसीलिए उनकी जो कही बातें थी वो सिर्फ उन तक ही सीमित नहीं रही, उनकी बातों का बहुत से लोगों ने समर्थन भी किया था। जैसे कि मैं ये बताऊं कि एक जो हमारी फार्मा कंपनी है बायोकॉन, उसकी चीफ है किरण मजूमदार साहब, उन्होंने भी बताया था कि आने वाले टाइम में जो वर्ल्ड है वो एक वर्चुअल रियलिटी में रीबूट हो जाएगा और लोगों को अपने डिसीजन को टेक्नोलॉजी के आधार पे लेना पड़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी ही दुनिया पे राज करेगी। अब आप देख लो कि जो बड़ी बड़ी फूड कंपनियां थी वो ड्रोन से डिलीवरी करने लगी हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी ही हावी होती जा रही है। और मैंने सुना है कि चीन में तो एक ऐसा होटल भी है जिसमें कोई भी स्टाफ नहीं है, सारा का सारा काम रोबोट के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा एक ये ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, उन्होंने कहा कि आने वाले टाइम में एक वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ही बनाने जा रहे हैं जिसका धरातल पर कोई वजूद नहीं होगा, लेकिन उसके द्वारा किए गए सभी कोर्स जो कि ऑफलाइन यूनिवर्सिटीज होती हैं उन्हीं की तरह मान्य होंगे। इसके अलावा दोस्तों, पहले जो ऑनलाइन सिस्टम था ना उसको लोग बहुत ही हाई लेवल का और ये मानते थे कि ये बहुत ही मॉडर्न सिस्टम है, लेकिन जैसे ही कोरोना आया ऑनलाइन सिस्टम, ऑनलाइन एजुकेशन एक ऐसी जरूरत बन गया कि उसने ऑफलाइन को भी मात दे दी। और जो ये कहते थे ना कि क्लासरूम के बगैर अच्छी पढ़ाई नहीं होती, जो ऑनलाइन सिस्टम है वो एजुकेशन को इतनी सस्ती कर दिया। आप देखेंगे कि जो ये आजकल आप देखते हैं फिजिक्स वाला या जो अनअकैडमी है या बायजूज है, इन लोगों ने जो ऐसे दूर के इलाके थे, सुदूर क्षेत्र थे जहाँ के बच्चे नहीं पढ़ पाते थे, कोई दिल्ली या बेंगलोर या मेट्रो सिटीज में आके कोचिंग नहीं ले सकता था, इंटरनेट ने वहां भी पहुंच बना दी। तो मतलब मोटा मोटा क्या अर्थ निकलता जा रहा है कि जो सोशल मीडिया है, जो इंटरनेट है, जो ऑनलाइन सिस्टम है, वो हमारी जिंदगी को बेइंतहा इन्फ्लुएंस कर रहा है। धीरे धीरे वर्चुअल डोप टेस्ट भी आने लगे। अब जैसे ये है कि अमेरिका की जो एंटी डोपिंग एजेंसी है वो खिलाड़ियों के वर्चुअल डोप टेस्ट कर रही है, यानी कि उन्हें किसी कंपटीशन को छोड़ के बीच में जाना ही नहीं पड़ रहा और उनके घर बैठे बैठे भी डोप टेस्ट हो रहे हैं। और यहाँ तक ये चीजें नहीं रुकती हैं दोस्तों, मैं आपको एक और ये बताता हूँ कि हमारे देश में आजकल ऑनलाइन ट्रीटमेंट का ट्रेंड भी बढ़ रहा है और देश के लगभग 38% डॉक्टर ऐप पर हैं। और पहले हम ऑनलाइन अपने जो ज़रूरतमंद चीज़ें थी, जैसे कि हमारे शूज हो गए, कपड़े हो गए या और फ़ोन हो गए, हेडफोन हो गए, वो हम मंगा सकते थे। लेकिन अब आपने सुना होगा जैसे फार्मेसी है या अपोलो फार्मेसी है, वो आपको घर बैठे आपके प्रिस्क्रिप्शन पे दवाइयाँ तक भेज रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टेक्नोलॉजी हमें किस हद तक प्रभावित करती जा रही है। इसके अलावा दोस्तों, कोरोना के टाइम पे एक वर्ड आया वर्क फ्रॉम होम, लेकिन वो कोरोना से पहले भी एग्जिस्ट करता था और वेस्टर्न कंट्रीज में तो ये चीज बहुत ही कॉमन थी। अब उसके बाद 74% कंपनीज के CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर क्या कह रहे हैं कि हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप घर से काम करते हैं या कंपनी में बैठ के काम करते हैं, हमें सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस से मतलब है। मतलब ये हुआ कि आगे चल के शायद ऑफिस नाम की कोई चीज ही नहीं रही
और अगर रहेगी भी तो जैसे आजकल मेट्रो सिटीज में एक ट्रेंड होता जा रहा है कि भैया आपको किराए पे ऑफिसेज मिल जाते हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स के लिए ही लोग वहां जाते हैं, अदरवाइज सारी चीजें वर्क फ्रॉम होम से ही चल रही हैं। और दोस्तों टैक्नोलॉजी ने सिर्फ एजुकेशन को या बिजनेस को इफेक्ट नहीं किया, टेक्नोलॉजी ने लोगों की जो एंटरटेनमेंट की दुनिया थी उसको भी बदल दिया। और कोरोना के टाइम पे टेक्नोलॉजी यानी कि नेटफ्लिक्स और जो अमेजन प्राइम था उसने बॉलीवुड को ऐसी टक्कर दी कि सभी हीरो हीरोइंस को घर पर बैठे बैठे काम नहीं मिल रहा था, लेकिन नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम पे लोग शो देख के और काम करके बहुत पैसा कमा रहे थे। इसके अलावा दोस्तों एक और जो सबसे बड़ी बात है कि ये जो चीजें होती हैं, ये जो ऐप होते हैं, चाहे नेटफ्लिक्स है, चाहे अमेजन प्राइम है, चाहे पेटीएम है, कुछ भी है, आपको क्या लगता है कि इन लोगों ने जैसे ही कोई मुसीबत आई तभी वो ऐप बना दिए? ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं अगर आपको ये एक न्यूज बताऊं, ये 3 मार्च 2019 की, यानी कि उस टाइम कोरोना भी नहीं आया था, तब एक आर्टिकल छपा था कि अगले वर्ष यानी कि 2020 मार्च में नेटफ्लिक्स जैसे ऐप से कमाई में पिछड़ेगा बॉलीवुड। ठीक 1 साल बाद कोरोना आया, फर्स्ट लॉकडाउन लगा और उसमें आप देख सकते हो कि बॉलीवुड तो बिल्कुल घर पे बैठ गया था और नेटफ्लिक्स की लगभग जो व्यूअरशिप है वो 74% बढ़ गई थी। तो साथियों ऑनलाइन सिस्टम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर आपने आज बनाया है ना तो वो आपको 3 साल या 5 साल के बाद रिजल्ट देगा। जैसे कि पेटीएम 2011 में बना, लेकिन उसको ऊंचाइयों पर किसने पहुंचाया? नोटबंदी ने। अब पेटीएम के जो फाउंडर थे उनको थोड़ी ना पता था कि 2016 में नोटबंदी होगी, लेकिन वो जैसे ही आया लोगों ने उस टाइम पे भागना शुरू किया, तब तक पेटीएम वाला मालिक फर्श से अर्श तक पहुंच चुका था। जैसे कि जूम के जो फाउंडर हैं उन्होंने तो बहुत पहले जूम ऐप बना दिया था, लेकिन कोरोना के टाइम पे जब लॉकडाउन लगा तो जूम के शेयर 300% बढ़ गए। ये कहने का क्या मतलब है कि हमें अपने आने वाले टाइम के लिए बहुत पहले से तैयारी करके रखनी पड़ती है। अब जैसे कई लोगों ने मेरे से लॉकडाउन के दौरान भी पूछा, अगर भाई हम कहाँ हैं, वो लोग कहते थे कि जो घर बैठे पैसा कमा सकते हैं। तो घर बैठे पैसा दोस्तों ऐसे ही नहीं कमाया जाता, उसके लिए पहले आपको एक सिस्टम सेट करना पड़ता है, जो सिस्टम 3 या 4 या 5 साल में डेवलप हो गए, फिर आपको बैठे बैठाए पैसे देता है। जैसे जो अमेजन के मालिक हैं, कोरोना के दौरान ही उनकी संपत्ति 50,000 करोड़ रुपए बढ़ गई थी, लेकिन उन्होंने उसके लिए 20 साल पहले सिस्टम सेट किया था। और ये जो जितने भी मैं लोगों के नाम बता रहा हूँ, ये वो लोग हैं जो कभी भी सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे जिंदा नहीं रहते। अगर सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे जिंदा रहते तो अक्षय कुमार कभी भी 25 करोड़ रुपए डोनेट नहीं कर पाता कोरोना के टाइम पे, या रतन टाटा ने 1500 करोड़ की मदद की, अंबानी साहब ने 1000 करोड़ रुपए दिए। वो उन लोगों ने इसीलिए दिए क्योंकि वो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों हमें ये गर्व की बात है कि गूगल के CEO सुंदर पिचाई हैं, जो कि भारतवंशी हैं, वो भी हमेशा यही कहते हैं कि अगर संकट के समय लोगों को जिंदा रहना है तो उनको क्रिएटिव होके इनोवेशन करने पड़ेंगे। और दोस्तों अब रोजगार का एक नया जरिया बनता जा रहा है गिग इकोनॉमी। जैसे जो वेस्टर्न कंट्रीज में तो ये है, लेकिन हमारे इंडिया में ये अभी आई है कि भाई आप बस काम करो और घंटों के हिसाब से पैसे लो, चाहे उसमें आप 5 कंपनियों का काम करो, 4 का काम करो या 1 का काम करो। तो धीरे धीरे ट्रेंड क्या बनता जा रहा है कि जैसा आपका टैलेंट वैसे आपको पैसे। और दोस्तों आजकल हम कई बार देखते हैं, हम कोई न्यूज़ भी सुनते हैं, उसमें क्या दिखाया जाता है कि एक 13 साल के बच्चे ने ऐप बना दिया या 15 साल के बच्चे को गूगल ने पैकेज दे दिया। दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके बच्चे भी इस तरह क्रिएटिव होकर कोई इनोवेशन कर रहे हैं ना, तो उनको रोकिए मत, क्योंकि एक यही चीज़ ऐसी है जो कि हर तरह की बाउंड्रीज पार करके उन्हें दुनिया में नेम और फेम दिला सकता है, और पैसा तो फिर अपने आप आता ही है। आपके बच्चे अगर डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना चाहते तो उनको कोटा धकेलने की कोई जरूरत नहीं है, उनको उनकी पसंद का काम करने दीजिए। क्योंकि देखो, अगर मैं बात करूं पैसे कमाने की, तो बहुत से आदमी इस दुनिया में ऐसे हैं जो उनके मेन बिजनेस से वो इतना पैसा नहीं कमा रहे जितना कि वो अपने सेकंड सोर्स ऑफ इनकम से कमा रहे हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो जो हमारे सलमान खान साहब हैं, उन्होंने पिछले साल जो उनका मेन काम था फिल्में बनाना, उससे सिर्फ 60 करोड़ रुपए कमाए, जबकि जो उनका सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है टीवी, उससे उन्होंने 430 करोड़ रुपए कमाए। विराट कोहली साहब क्रिकेट खेल के उतना पैसा नहीं कमाते जितना वो मान्यवर का कुर्ता बेच के कमा लेते हैं। मतलब मेरा कहने का ये मतलब है दोस्तों, अगर आप नहीं कमा रहे तो कमाना शुरू कीजिए, अगर कमा रहे हैं तो अपने लिए मल्टीपल सोर्स ऑफ
इनकम जनरेट कीजिए। क्योंकि देखो, अगर आप एक कमाई पर ही जिंदा है तो आप ये समझ लिया आप ऐसी गाड़ी में चल रहे हैं जिसमें स्टेपनी ही नहीं है। अगर रास्ते में कोई दिक्कत आ गई तो आप कैसे सर्वाइव करेंगे। इसलिए दोस्तों, मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि जो युवाल नोआ हरारी जी की बातें हैं, जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, टेक्नोलॉजी के दम पर कमाना शुरू कीजिए और एक स्मार्ट, हेल्दी और वेल्दी लाइफ जी। धन्यवाद।